नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुशवाहा। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति काम करती है और मौद्रिक नीति के कितने प्रकार होते हैं। मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, कीमतों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए या फिर आर्थिक समृद्धि प्रदान करने। इन सभी बातों को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो पार्ट 1 या पहला लेक्चर है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो हमारे इस चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस पक्ष पर करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से टूल्स किस प्रकार आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनसे मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रभावी वित्तीय उपकरण के रूप में आरबीआई के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। देश की जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम हैं, उनमें से मौद्रिक नीति एक प्रभावी उपकरण के रूप में आरबीआई द्वारा प्रयोग की जाती है। सामान्यतः हर देश के या हर देश की केंद्रीय बैंक उस देश की मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णय लेती है और उसी प्रकार भारत के अंदर भी मौद्रिक नीति से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही लिए जाते हैं और आरबीआई के पास एक मौद्रिक नीति समिति होती है। उसके सुझावों पर आरबीआई उनके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं उन्हें लागू करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे और जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसका नियंत्रण होने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि, रोजगार, बेरोजगारी में कमी, गरीबी में कमी, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर, इस प्रकार की मतलब एक प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव पॉलिसी हम कह सकते हैं बनाने का प्रयास आरबीआई द्वारा लगातार किया जाता है, यानी कि हमारे केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। आज की क्लास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत कि किस प्रकार के साधनों का प्रयोग आरबीआई द्वारा किया जाता है। आप लोग अगर लगातार पढ़ाई से जुड़े रहे होंगे तो आपने कई ऐसी टर्मिनोलॉजी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होंगी। उनमें से कई टर्म्स जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात या जिसे आप कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ दर, इस प्रकार की कई सारी टर्मिनोलॉजी हम सुनते हैं। जब हम कहते हैं कि आरबीआई के द्वारा एक प्रभावी मौद्रिक नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका मतलब आरबीआई इन्हीं सभी उपकरणों का प्रयोग करके उस प्रभावी नीति को लागू करने का प्रयास कर रही होगी। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो उपकरण होते हैं वो किस प्रकार के उपकरण होते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति के साधनों में दो प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। एक जिन्हें हम क्वांटिटेटिव उपकरण या क्वांटिटेटिव टूल्स कह सकते हैं, या फिर उनको हिंदी में हम कह सकते हैं मात्रात्मक साधन या मात्रात्मक उपाय, जिसमें केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की क्वांटिटी यानी कि मात्रा को विनियमित करने का प्रयास किया जाता है, उसे रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, यानी कि जिसमें हम लोगों ने देखा था, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए होंगे पिछला लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने लिखाया होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, मोरल सुएशन, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जो क्वालिटेटिव वाइज या सिलेक्टिव कंट्रोल्स भी इन्हें हम कहते हैं, उनका प्रयोग करके आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को क्षेत्रवार भी विनियमित करने का प्रयास करता है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं और इस क्लास में सबसे पहली जो हम हेडिंग लेंगे वो लेंगे CRR और कोशिश करेंगे कि आज हम क्वांटिटेटिव या जो भी मात्रात्मक उपाय हैं, यानी कि जो मात्रात्मक साधन या टूल्स हैं, उन मात्रात्मक साधन या क्वांटिटेटिव
टूल्स जो हैं उनका जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली हेडिंग है हमारी CRR। CRR को आप क्या कह सकते हैं? कैश रिजर्व। आप साथ के साथ अच्छा सा नोट्स बनाते चलेंगे। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, है ना। अब ये नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है? अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको, तो सामान्यतः एक उदाहरण ले लीजिए। हम ये कह सकते हैं, उधर हम लिख लेंगे और यहां उदाहरण समझेंगे कि मान लो ये एक बैंक है। क्या है ये? एक बैंक, ठीक है। अब इस बैंक के अंदर पब्लिक क्या करती है? पैसों को डिपॉजिट करती है। तो बैंक में पब्लिक का जो टोटल डिपॉजिट है, और इसके लिए भी एक बैंकिंग टर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे हम ना NDTL कह सकते हैं। बस याद रखना है आपको NDTL क्या है। NDTL को हम ये कह सकते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। एक अभी 2-3 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था कि NDTL और MCLR हाल ही में चर्चा में रहते हैं, इसका संबंध किस क्षेत्र से? तो इनका संबंध बैंकिंग क्षेत्र से था, है ना। तो पब्लिक जो भी कुल जमाएं करेगी किसके अंदर? बैंक के अंदर, उसे हम बैंकिंग टर्म्स में क्या कह सकते हैं? NDTL, ठीक है। अब जैसे बैंकों में कुल जमाएं हुई, सामान्यतः मान लो आप कितनी जमाएं हुई, तो मैंने कहा 100 करोड़ रुपए हो गए। कितने हो गए? 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपया बैंक में जमा हो गया। अब क्या होगा? बैंकें कोशिश करेंगी कि यह पैसा ये पब्लिक को उधार देने लग जाएं, जिससे कि उन्हें खूब सारा क्या मिल जाए? ब्याज मिल जाए, लाभ कमाने लग जाए। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बैंकों को यहां पर एक गाइडलाइन दी जाएगी, यानी कि सजेशन, सुझाव रखा जाएगा इनके सामने। हालांकि वो मानना अनिवार्य होगा इन्हें कि बैंक को, ठीक है, एक अनिवार्य या अनिवार्य की जगह हम लिख सकते हैं निश्चित अनुपात, ठीक है। निश्चित अनुपात RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। मतलब क्या निकला? हिंदी में हम देख गए कि बैंकों को टोटल डिपॉजिट का, तो टोटल डिपॉजिट कितना है हमारा? 100 करोड़, और बैंक का निश्चित अनुपात है ये, ठीक है। तो बैंकों को बोला कि इसका एक निश्चित अनुपात निकाल कर RBI के पास रखिए। अब आप कहेंगे कितना है वो निश्चित अनुपात? मान लिया ये आज के समय पर जो निश्चित अनुपात है वो 4% है। कितना है भैया? 4%, ठीक है बेटा। तो अगर 4% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 करोड़ का 4% आपको 4 करोड़ रुपए RBI के पास, यानी कि हेल्ड विद RBI के पास रख दीजिए। RBI के पास रख दीजिए। तो इसका मतलब फिर यहां पर बैंक के पास बैलेंस कितना बना? 96 करोड़। ध्यान रखना ये एक एग्जांपल लिया जा रहा है, जस्ट इट इज एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज दैट बैंक्स के अंदर पब्लिक डिपॉजिटेड 100 करोड़ रुपीस, तो बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द अमाउंट to the public as a loan. They have to maintain a certain proportion with the RBI in the form of cash. तो मतलब क्या निकला कि पब्लिक जो बैंकों में जमा करती है उसका एक निश्चित हिस्सा, वो हिस्सा कितना होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले बता देंगे, उसको निकालकर RBI के पास नगद रूप से रखना पड़ता है, अनिवार्य रूप से, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं यहां से, आप सभी बच्चे हिंदी वाले तो लिख लिए, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हैं
It is a certain proportion. It is a certain proportion. ठीक है, it is a certain proportion which all commercial banks have to maintain with सेंट्रल बैंक। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि ये एक निश्चित अनुपात है जो सभी बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, ये एक निश्चित अनुपात है, सभी वाणिज्यिक बैंकें अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास नगद रूप में रखती हैं, नगद रूप में रखती हैं, कैश के रूप में रखती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब आरबीआई के पास कितना बचा? 96 करोड़ रुपीस। तो इट मीन 96 करोड़ रुपीस वो पैसा उधार दे सकते होंगे। हाँ, अगर इसके बाद इन्हें कुछ रखना नहीं होगा तो हो सकता है ये दे सकते होंगे, लेकिन ये 4 करोड़ नहीं दे सकते। दे हैव, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैं 1000 रुपए कमा के लाऊं तो मैं 200-300 रुपए घर वालों को दे दूं कि तुम रिजर्व में रखो, कल को जरूरत होगी तब देखेंगे, है ना, इमरजेंसी में, वैसा कुछ। अब यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि वाई सीआरआर क्यों रख दिया, तो सीआरआर का एक तो कारण है, दे हैव टू मेंटेन, रीजन क्या है, अंडर आरबीआई एक्ट 1949, सॉरी आरबीआई एक्ट 1934, वो इंडियन बैंकिंग वाला याद आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है क्यों मेंटेन करना है, कि इसलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि आरबीआई का एक्ट 1934 ये कहता है कि सभी बैंकों को बोलो अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन वो यहां पर आपके पास रखें। दैट्स व्हाई आरबीआई कराता है, यानी कि एक तरीके का कानून है तो सभी बैंकों को मानना है, बात खत्म हो गई। दूसरा, सेकंड, क्या ये कह सकते हैं कि दिस इज बीइंग मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा के मद्देनजर से भी। मान लो कल को आप सारा पैसा डुबा दें तो उसमें से कुछ पैसा तो भाई सुरक्षा के रूप में रह सकता है ना आपका। 4 रुपए रखे, 4 करोड़ रखे हुए, एटलीस्ट कुछ तो वापस कर पाओगे। यानी कि इन केस ऑफ बैंकरप्सी, कल को ये बैंक बंद होगी तो भाई चलो ठीक है, सारे पैसे नहीं दे पाए तो एटलीस्ट कुछ तो देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा आपका दिवालियापन इसी पे टिका हुआ है, नहीं, और भी तरीके हैं। आपके पैसों का इंश्योरेंस किया जाता है, DICGC नाम की एक संस्था है जिसको हम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। वो आपको ध्यान रखना है, बैंकों के अंदर जो भी पैसा आप जमा करते हैं उन जमा किए गए पैसों में से 5 लाख रुपए तक का, यानी कि जिन लोगों ने 5 लाख रुपए तक का पैसा जमा किया उनका बीमा करती है DICGCI। अब ये बीमा कराने का काम आपका नहीं है, जैसे आपको घर का प्रीमियम भरना पड़ता है वैसा कुछ नहीं करना। प्रीमियम भी 10 से 12% के बीच जाता है, प्रति 100 रुपया 10 से 12 पैसे के बीच जाता है, और वो प्रीमियम भी बैंकों के द्वारा भरा जाता है। यानी कि बैंक्स आर लाइबल टू बेसिकली टू कीप योर डिपॉजिट सेफ। तो आपका जो डिपॉजिट है उसे सेफ रखने की जिम्मेदारी बैंक की है। तो बैंक में जो पैसा जमा हुआ है उसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। जिन लोगों को ध्यान रखना है वो याद रखेंगे, संस्था का नाम क्या है, DICGCI बोल सकते हो, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये बिल्कुल वैसी है जैसे LIC हमारे पैसों का बीमा कर देती है, इंश्योरेंस कर देती है, या दूसरी और संस्थाएं इंश्योरेंस करती हैं, वैसे ही ये भी है ना। ये आप समझ लो पैसों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इसकी। लेकिन 5 लाख तक, अगर आपने 1 करोड़ रुपए जमा किया कल को बैंक डूब गई तो DICGC वाले 5 लाख तो दे देंगे, बाकी के 95 लाख रुपीस आपको बैंक से वसूलने पड़ेंगे, और बैंक के पास होंगे तो मिलेंगे, नहीं तो डूब भूल जाओ। ठीक है,
तो क्यों मेंटेन करना है सीआरआर? आरबीआई एक्ट 1934 के कारण, सिक्योरिटी बैंक करप्सी या दिवालियापन के कारण। दूसरा, आप जरा सोचो, ये सीआरआर मेंटेन अगर हो रहा है तो जरा देखेंगे कि पब्लिक कितने पैसे जमा कर रही थी, 100 करोड़, और बैंक ने 4% यहां रख दिया। अब बैंक के पास कितना बैलेंस बचा, 96। तो क्या बैंक अब पहले से कम पैसा दे पाएगी मार्केट के अंदर? तो जवाब है यस। यानी कि अगर सीआरआर नहीं होता, मान लो सीआरआर नहीं होता, तो बैंक के 100 करोड़ रुपीस वापस दे पाते, तो मनी की सप्लाई ज्यादा होती। लेकिन अब बैंकों ने, यहां बैंक आरबीआई ने या केंद्रीय बैंक ने बैंकों को बोला है कि 4% पैसा उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो इसलिए अब बैंक के यहां पर 96 करोड़ रुपए ही दे पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो तरीका यह भी बन रहा है कि भाई मनी सप्लाई कंट्रोल, है ना, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? अगर सीआरआर को हम ज्यादा करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर ये 8% है तो बैंकों के पास 92 बचेंगे, बोलो, और बैंकें मनी की सप्लाई क्या कर पाएंगी, कम। उसी तरीके से अगर सीआरआर को बच्चा हम कम कर दें, 2% पर कर दें, 2% पे, तो अब बैंकों के पास 98 बचेंगे और बैंकें अब मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगी। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार यहां पर आरबीआई सीआरआर को घटाकर और बढ़ाकर मनी की सप्लाई को भी घटा और बढ़ा सकता है। ध्यान रखना है, मनी की सप्लाई को घटा और बढ़ा सकता है। दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है, जहां पर वो मनी सप्लाई को ऊपर नीचे कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर एक बात और समझनी, अच्छा ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 100 करोड़ रुपया आरबीआई 100 करोड़ बैंक में जमा हुआ, तो ऐसा नहीं कि 4 करोड़ रुपए निकाल के रखे तो तुरंत आरबीआई के एक आदमी, तो निकाल के आपने रिजर्व में रखना है। जब आरबीआई ने ले जाना होगा, जनरली वो फोर्टनाइट या 15 दिनों में कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं ले जाते तो आप वहां रखो। यू हैव टू मेंटेन ऑन द डेली बेसिस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक वीक में निकाल रहे हैं, 15 दिन में निकाल रहे हैं, नहीं। आज 100 करोड़ जमा हुआ, 4 करोड़ निकाल के रखो, 4%। कल 50 करोड़ जमा हुआ तो 50 करोड़ का 4% हुआ 2 करोड़, 2 करोड़ निकाल के रखो। आपने रखना है, आपको अलग करना है उसमें। आप यू कैन नॉट यूज, क्या है मतलब, यानी कि कैन नॉट लेंड टू एनीवन, यानी कि किसी को उधार नहीं दे सकते आप, किसी को उधार नहीं दे सकते। ठीक है, इसको आप एक रिजर्व पैसा मानकर रखेंगे। सेकंड, डज नॉट, आरबीआई डज नॉट या सेंट्रल बैंक डज नॉट, मतलब उधार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, उधार नहीं, कौन सा पैसा, ये 4 करोड़ प्रयोग नहीं होगा, ये तो हो गया प्रयोग, ये रखना है बस। आरबीआई को क्या करना है, दैट्स आरबीआई's लुकआउट, नॉट योर्स। तो आरबीआई डज नॉट गिव एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आरबीआई द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो अगर आप ये सोचे हैं, ठीक है, कि आरबीआई ने इनसे 4% पैसा लिया और आरबीआई इनको कोई ब्याज देगा, तो फॉरगेट अबाउट दिस।
आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा, घटाएगा, और आरबीआई बैंकों के ऋण देने की क्षमता को भी इसी से घटा और बढ़ा लेगा। ठीक है, और इससे आरबीआई पैसों की सुरक्षा भी कर लेगा। सभी बैंकों को यह करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इसे रखा गया है एक टूल के तौर पर आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझा कि एक ऐसा इफेक्टिव या प्रभावी टूल जिसका प्रयोग करके आरबीआई बैंकों के ऋण देने की क्षमता को घटा और बढ़ा सकता है। जब कभी वो सीआरआर को बढ़ाता है तो मनी की सप्लाई कम हो जाती है, और जब कभी भी वो सीआरआर को घटाता है तो मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। ये चीज हम आपको ध्यान रखनी है, आगे ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसे ना एक चीज से जोड़ दूं, ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि बैंकों के अंदर जो पैसा आता है उनमें से उस पैसे का एक हिस्सा सभी बैंकों को आरबीआई के पास नगद रूप से रखना है एक रिजर्व के तौर पर। वो पैसा वो प्रयोग नहीं करेंगे ऋण देने के रूप में, उसका प्रयोग कब, अच्छा ये आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या ये आरबीआई कभी वापस भी करता है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, जो पैसा जैसे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए जमा किए थे तो मेरे 1 करोड़ के 4% हो गए 4 लाख, तो जब मैंने जमा किए तो 4 लाख रुपए आरबीआई को दे देना। लेकिन जब मैं निकालने आऊंगा तो 96 लाख रुपीस बैंक देगी और 4 लाख रुपए मेरे वापस आरबीआई कर देगा। ठीक है, तो यानी कि जमा होने पर आरबीआई के पास रखना है और निकालने पर आरबीआई वापस भी कर देगा। ठीक है, बट लोन नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव द लोन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके आगे। कई बार ऐसा पूछते हैं, अभी हाल ही में खबर भी थी, अगर कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन क्या बनता है, अभी हाल ही में दिसंबर के महीने की बात है, दिसंबर 2024 में। ठीक है, दिसंबर 2024 में क्या हुआ है, ध्यान रखो, करंट को भी आप जोड़ लो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, कौन सी समिति? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा एक निर्णय लिया गया। क्या निर्णय था पता है आपको? वो पहला निर्णय देखो जी, तो मौद्रिक नीति समिति ने यह निर्णय लिया कि काफी लंबे समय बाद, है ना, उन्होंने सीआरआर को, ठीक है, 4.5% से घटाकर, ठीक है, कर दिया 4%। और न्यूज़पेपर में ऐसे लिखे हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां 50 बीपीएस लिखते हैं। बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट, ठीक है, आधार अंक बोलते हैं इसको हम। तो 50 आधार अंक कम कर देते हैं। अंक, आधार अंक का मतलब क्या हुआ? आधार अंक का मतलब होता है अगर 100 बीपीएस है तो इसका मतलब वो 1% के बराबर होता है। ठीक है, 100 बीपीएस, अगर हम यहां पर लैंग्वेज को समझेंगे तो क्या लिखा होगा? 100 बीपीएस। 100 बीपीएस का मतलब क्या होता है? 1%। आप कहेंगे ये इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल लो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 100 पैसे बराबर 1 रुपया। समझ में आया? बोलो। वैसे ही 100 बीपीएस बराबर इन्होंने क्या बनाया? 1%। अब हम न्यूज़पेपर में क्या निकालें कि 50 बीपीएस कम किया, इसका मतलब 0.5% की कमी की है। कितना घटाया है? 0.5% की कमी की है। दिसंबर 2024 में ये न्यूज आई। अच्छा जी, इससे क्या होगा जरा देखो, क्या बैंक्स या जो हमारी बैंकें हैं उनके पास बेटा तरलता
बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश। अब बताओ पहले, अब देखो यहां पर आप जरा देखेंगे, जब CRR 4.5% है तब क्या होगा, और जब CRR 4% है देन क्या होगा? तो सोचो जरा बेटा, जब CRR 4% है ना, 4.5% है, उदाहरण ले लीजिए, मान लो अगर, तो यहां पर बैंक के पास 95.5% बचता है और RBI के पास कितना जाता है? 4.5%, है ना? मैं बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जिससे कि आपको आंसर करने में कोई कठिनाई ना हो, लेकिन ये तो पहले था, तो अब क्या है? अब है सर 4%। तो देखो जी, बैंक के पास अब कितने बचेंगे? 96%। और RBI के पास कितने होंगे? 4%। तो आप देख सकते हो, तो दिस इज द डिफरेंस। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि नाउ RBI जो है अब कम रखेगी और बैंक के पास ज्यादा। तो यहां पर आप देखो, CRR कम करने पर बाजार तरलता को बढ़ाया जा सकता है। बाजार तरलता को बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ये हमने समझ लिया कि किस प्रकार CRR फंक्शन करता है और CRR कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर। दूसरा जो हमारा टूल है या साधन है उसको हम बोलते हैं SLR। ठीक है, SLR को क्या कहा जा सकता है? SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसको कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात ये बोलते हैं। ठीक है, कई बार इसे वैधानिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। क्या होता है इसके अंतर्गत? जैसे वहां एग्जांपल लिया था वैसे इसको भी समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आओ, जैसे मान लो ये बैंक है ना, फिर दोनों को एक साथ में समझा दूंगा मिला। और ये हमारी प्यारी पब्लिक है। पब्लिक ने क्या किया? वही टोटल डिपॉजिट, और मान लो ये टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस है। कितना है? 100 करोड़ रुपए है। अब ये बैंक क्या कर रही है? 100 करोड़ रुपए में से आपको याद होगा CRR रख दिए इसने, रखे? CRR कहां रख दिए? RBI के पास। लेकिन अभी इसको एक बात बोली गई कि रुको, कुछ और भी रखना है। तो सभी बैंकों को फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक निश्चित अनुपात, ठीक है, एक निश्चित अनुपात सभी वाणिज्यिक, ठीक है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को देखो जी, पब्लिक क्या है? जनता डिपॉजिट कर रही है बैंकों में, और बैंक को निश्चित अनुपात सभी वाणिज्यिक बैंकों में, ठीक है, ध्यान रखना, अपने पास, ठीक है, ये हो गई आपकी वापस बैंक। अच्छा, वहां पर तो RBI के पास, लेकिन यहां पर नहीं, सभी वाणिज्यिक बैंकों को बैंक में अपने पास। ठीक है,
कैसे रखना है? कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां, इसको हम बॉन्ड्स भी कह सकते हैं आम बोलचाल भाषा में। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लासेस कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे काम होती है, कैसे बेची खरीदी जाती है। बट अभी के लिए क्या कह रहे हैं कि सभी बैंकों को एक निश्चित अनुपात सभी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों में अपने पास रखना है। अब मान लो ये अनुपात क्या कहलाता है, इसे ही हम एसएलआर कहते हैं, और ये है 18%। आपके मन में आ सकता है कि सर ये कौन डिसाइड करता है? तो बेटा ये जो 18% है ना, ये डिसाइड किया जाता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, ठीक है। तो अब देखो 100 का 18% कितना हुआ? तो सर 100 का 18% हुआ 18 करोड़ रुपए, और ये 18 करोड़ रुपए आपने रिजर्व में रखना है बैंकों को अपने पास। अच्छा, मैंने यहां पर 18 करोड़ रुपए रखा है तो इसका मतलब नहीं 18 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 18% है। यहां पर अगर 200 करोड़ रुपए होता तो 36 करोड़ रखते हैं, यहां पर अगर 50 करोड़ रुपए होता तो 9 करोड़ रुपए रखते हैं, यहां पर अगर 300 करोड़ रुपए होता या 1000 करोड़ रुपए होता तो यहां 180 करोड़, क्योंकि परसेंट रखना है, ठीक है, और वो कुल जमाओं का रखना है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने एक बात सीखी कि भाई ये एसएलआर है क्या। आपके मन में अगर आएगा तो आप क्या लिखोगे? तो हम लिखेंगे इट इज a certain proportion, it is a certain proportion of total deposit which commercial banks have to, which commercial bank have to maintain with itself in form of cash, gold और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि इट इज अ सर्टेन प्रोपोर्शन, यह एक प्रकार का निश्चित अनुपात है जो सभी बैंकों को अपने पास, देखिए बैंकें डिपॉजिट का एक निश्चित अनुपात अपने पास कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकती हैं, रखती हैं। और वो क्या अनुपात होगा? उसी अनुपात को हम एसएलआर कहते हैं। इधर आ जाओ, आपके मन में आएगा वाई एसएलआर, जैसे अभी सीआरआर आया था, वाई एसएलआर क्यों रखना है भाई एसएलआर? तो ध्यान से, पहली चीज कहते हैं हमारे संविधान, हमारे देश में बैंकों के लिए भी कानून है, उसे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है, 1949, ठीक है। अगर देखें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ठीक है, भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो आप कहेंगे कि एसएलआर क्यों रखा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ये कहता है कि एसएलआर रखना है, तो रखते, ठीक है जी। दूसरा क्या हो सकता है? बिल्कुल वही हो सकता है जो पीछे था, सिक्योरिटी भी तो होती होगी इससे, क्योंकि रिजर्व में रख दिया ना, तो सुरक्षा भी होती है। सुरक्षा होने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर कल को बैंकरप्सी हो जाए, दिवालियापन हो जाए, तो हमारे पैसे कहां से आएंगे?
तो दिवालियापन में भी काम आते हैं ये, है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है कि दिवालियापन में भी प्रयोग किया जा सकता है इनका। अच्छा जी, एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जब एसएलआर की बात आती है तो ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करने में प्रयोग किया जा सकता है। मनी सप्लाई कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर एसएलआर ज्यादा है, इफ द एसएलआर इज हाई, तो वी कैन से दिस, फिर क्या होगा, तो मार्केट की लिक्विडिटी, जिसको आप कहते हैं बाजार तरलता, भैया वो बाजार तरलता कम हो जाएगी। और जिसको एसएलआर कम हो जाए, मान लो ये कम रखना पड़े, तो मार्केट की लिक्विडिटी या फिर बाजार तरलता क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखना, बाजार तरलता ज्यादा होगी। तो यहां पर एसएलआर ज्यादा होने पर क्या प्रभाव दिखता है, एसएलआर कम होने पर। तो इसलिए आरबीआई या हमारा केंद्रीय बैंक या दुनिया की तमाम बैंक के जहां भी एसएलआर है, उनके टूल्स में वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि सभी बैंकों को अपनी जमाओं में से 2 हिस्से निकालने पड़ेंगे। कितने हिस्से निकालने पड़ेंगे, 2 ना। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक्स हैं जो, उनको, बैंकों को रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन वो 2 रिजर्व हैं। एक क्या नाम है उसका, CRR, एक क्या नाम है, SLR। मान लो बैंकों का डिपॉजिट कितना है, 100 करोड़, और CRR कितना है, 4%। SLR कितना है, 18%। तो ये कहां जाएगा, आरबीआई के पास कैश में रखना भाई, और वो भी कितना, 4 करोड़। ठीक, क्योंकि 100 का 4%, और 100 का ही आप देखो 4% निकल गया, तो कई बार कुछ लोग कहेंगे नहीं 18%, 96 का नहीं, इसका ही 100 करोड़ का। तो यहां पर कितना निकल गया, तो बैंक को इटसेल्फ यानी कि अपने पास ही रखना है। कितना रखना है, 18%, मतलब 18 करोड़। कैसे कैसे रखना है, या तो भैया आपको अच्छा लगे तो कैश में रख लो, नहीं अच्छा रख रहा गोल्ड में रख लो, और बिल्कुल भी फिर भी अच्छा नहीं लग रहा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो, है ना। ये 3 हो गए। अब इसके बाद मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ये रखने के बाद क्या स्थिति, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो बैंक्स का बैलेंस कितना बचेगा, तो भाई 4 और 22 तो ये निकल गए, तो 78 करोड़ बचता है, जिनका प्रयोग बैंक्स की गतिविधियों के लिए करना है, यानी कि बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए प्रयोग किया जाए। बात खत्म। तो सिंपल सी कहानी है, सभी बैंकें सीआरआर रखती हैं, एसएलआर रखती हैं। सीआरआर 4% पर है, एसएलआर 18% पर है वर्तमान में, और ये बदलता रहता है। पैसे को बढ़ाना घटाना, यहां पर आप देख सकते हो कि पैसे को बढ़ाने घटाने का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो 4% और 18%, है ना, 2% यहां पर निकालने हैं।
तो 78% बच गए। अच्छा ये बढ़ेगा तो हम बढ़ा हुआ निकाल देंगे, और ये कौन बताएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बता देगी हमें, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सो दैट यहां पर 2 रिजर्व्स हमने निकाल लिए। ओके, अब आते हैं आगे। हमने दोनों रिजर्व्स को पढ़ लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, याद रखें, ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि चलो आगे उसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल तो देखते हैं अगला। अगली हेडिंग है रेपो रेट। इसे हम रेपो दर भी कहते हैं। अब रेपो दर को भी कई बार रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी कहते हैं, या इसे ना कई बार हम लोग पॉलिसी रेट भी कहते हैं, और जनरली पॉलिसी रेट के नाम से ज्यादा फेमस है। हमारी लैंग्वेज में तो चलो ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेपो रेट है, बट न्यूज़ेस में या मीडिया में जब डिस्कशन होता है तो जनरली भी पॉलिसी रेट टर्म लिखा जाता है। कई बार आप पढ़ते होंगे पॉलिसी रेट कट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट। मतलब क्या हो गया कि पॉलिसी रेट में या नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की कमी की गई, मतलब 0.5% की कमी की गई, ऐसे आती है न्यूज। अब जरा देखो रेपो रेट होता क्या है पहले, जिनको नहीं पता। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं जनरली कि रेपो रेट एक मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली मुद्रा बाजार के अंतर्गत ठीक है, अंतर्गत अल्पकालिक ऋण उपाय है। अच्छा जी, यानी कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत ऋण लिया जाता है इसमें। अब आप कहेंगे मुद्रा बाजार क्या होता है? बेटा देखो, मार्केट यहां जैसे 2 तरीके की मार्केट होती है पैसों से संबंधित। एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब जहां पर लेन देन 1 साल से कम का होता है। यहां तो बहुत कम का है, लेकिन चूंकि 1 साल से कम है इसलिए हम इसे मनी मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि मनी मार्केट के अंदर आता है। मनी मार्केट का मतलब क्या है? एक, अच्छा गलत ना समझ लेना, मनी मार्केट का मतलब 1 साल से कम है, बट रेपो का मतलब 1 साल नहीं है। पहले रेपो समझो, फिर मनी मार्केट को अलग से लिख दूंगा, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, एक सेकेंड। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये रेपो रेट क्या होता है। ध्यान से देखिए, इट इज एन इंटरेस्ट रेट at which RBI provides short term loans to bank, ठीक है, या बैंक्स। तो यहां पर देखो जी, शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, टू बैंक्स, बैंकों को शॉर्ट टर्म, या इसका मतलब हुआ कि रेपो दर के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, ठीक है, ऋण प्रदान करती, ये चीज, ठीक है। तो अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, इसका मतलब क्या हुआ देखो जी। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे कि रेपो रेट
के अंतर्गत ये एक कोलेट्रल, ठीक है, कोलेट्रल बेस्ड लैंडिंग होती है इसमें। मतलब ये जो लैंडिंग है वो संपार्श्विक आधारित है। संपार्श्विक का मतलब क्या होता है? संपार्श्विक आधारित का मतलब होता है कि बिना कोई कोलेट्रल दिए, यानी कि इसमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती, ऐसे लोन नहीं देगा आरबीआई। आरबीआई ने साफ साफ क्या कहा कि ये कोलेट्रल बेस्ड लेंडिंग ऑपरेशन। कोलेट्रल बेस्ड लेंडिंग ऑपरेशन का मतलब यू हैव टू डिपॉजिट सम कोलेट्रल्स, कि भाई एक कोलेट्रल आप जमा करोगे तब आपको लोन देंगे हम वापस, मतलब लोन देंगे। जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मान लो आप मुझसे लोन चाहते तो मैं आपको पैसे तो दूंगा लेकिन आपसे कोई चीज गिरवी रखूंगा। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट बेसिकली कोलेट्रल बेस्ड लेंडिंग ऑपरेशन, और रेपो रेट में भी आपको ध्यान रखना है कि ये रेपो रेट में दो प्रोविजन है इनके पास। एक प्रोविजन है अगर देखा जाए तो वो प्रोविजन क्या है कि एक तो होता है जिसको हम कहते हैं ओवरनाइट रेपो। ओवरनाइट रेपो का मतलब क्या हुआ? ओवरनाइट रेपो का मतलब क्या हुआ? 24 आवर्स के लिए। मतलब अगर कोई बैंक ऋण लेना चाहती है तो वो 24 घंटे के लिए भी ऋण ले सकती है रेपो के अंदर, है ना। अब जैसे मैं अगर कहूं कि रेपो की जो रेट है वो 6.5% पर है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, एक उदाहरण लो, 6.50%। तो इसका मतलब हुआ कि एक साल का इंटरेस्ट रेट 6.5% का है। इसी को ये डिवाइड बाई 365 डेज कर दीजिए तो आपका एक दिन का इंटरेस्ट आ गया। तो भैया अगर एक दिन के लिए लिया तो 24 घंटे का इंटरेस्ट रेट दे देना, बात खत्म हो गई। लेकिन कोलेट्रल देना पड़े, कुछ गिरवी रखना पड़े, ऐसे लोन नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू डिपॉजिट सम कोलेट्रल्स, ठीक है। दूसरा यहां पर आप कह सकते हैं कि एक होता है टर्म रेपो। टर्म रेपो जिसको हम सावधि रेपो भी कह सकते हैं। और ये जो टर्म रेपो है ना, इसमें जनरली 7 डेज के लिए उधार लिया जा सकता है, 7 दिन के लिए। हालांकि इसे बढ़ाया जा सकता है, 7 से 14 दिन भी कर सकते हो आप, कर सकते, मतलब नीड के अकॉर्डिंग इसे आप ऊपर नीचे, लेकिन सामान्यतः 7 दिन की विंडो है इनकी, और इसे ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आरबीआई कर सकते हैं एक्सटेंड। तो रेपो दर एक प्रकार की ब्याज, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि रेपो दर एक प्रकार की ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। और ये अल्पकालिक ऋण दो प्रकार के दिए जा सकते हैं। एक तो जिसे हम टर्म रेपो कहते हैं, जिसमें जनरली 7 दिन के लिए ऋण दिए जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इन्हें बढ़ाया जा सकता है, 14 दिन तक भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये 24 घंटे के लिए भी दिए जा सकते हैं, जिसे हम ओवरनाइट रेपो कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये लोन जो है वो हमेशा कोलेट्रल बेस्ड होगा, यानी कि इसमें कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, विदाउट कोलेट्रल आपको लोन नहीं देंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, जिसे एक एग्जांपल से समझे जिससे ज्यादा और डिटेल में आ जाए समझ। ये लिखा हमने आरबीआई, ठीक है, एक उदाहरण बनाते हैं, और ये एक बैंक है, ठीक। आरबीआई क्या कह रहा है कि ये लो जी, कोलेट्रल बेस्ड लेंडिंग करनी है आपको, यानी कि हम आपको शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि अल्पकालिक ऋण दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यू हैव टू डिपॉजिट व्हाट? कोलेट्रल। तो लोन तो आपको मिल जाएगा,
बट लो जी, आपको इनके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा व्हाट? कोलेट्रल। ठीक है जी, यानी कि संपार्श्विक जमा करिए, तब आइए शिक जमा करिए, तब यहां पर बात बनी। ठीक है, पहली चीज है। और जैसे ही आपने, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि मान लेते हैं कि आपने एग्जांपल लीजिए कि 110 रुपए का कोई संपार्श्विक जमा किया, ठीक है, और आरबीआई ने आपको कितने पैसे दिए? 100 रुपए। एक एग्जांपल लो कि मान लो ये 110 रुपए का संपार्श्विक, ठीक है, तो आपने जमा कर दिया इनको, और लोन कितना दिया गया आपको? 100 रुपया। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ समय के बाद आप क्या करोगे? जैसे मान लो एक सप्ताह बीत जाएगा, आप इनको क्या करोगे? अब इनको आपने, मान लेते हैं, इनको आपने कहा कि हम, अब देखो ये व्हाइट वाले को देखो, पहला चरण तो कंप्लीट हो गया। देखो जी कि हमने इनको 110 रुपए का कोलेट्रल दिया, ठीक है, यानी कि इसको हमने 110 रुपए का कोलेट्रल दिया, तो आरबीआई ने इसे परचेज कर लिया और आरबीआई ने मुझे 100 रुपए दे दिए। तो 110 रुपए की चीज दी और उसके बदले 10 रुपए, 100 रुपए दे दिए हमें। बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टाइम कंप्लीट हुआ तो अब मैं क्या करूंगा? ये कोलेट्रल इससे वापस लूंगा कि नहीं? तो मैं इनको व्हाइट से देखनी है, सेकंड स्टेप व्हाइट है। मैंने 110 रुपए, ठीक है जी, 110 रुपए आरबीआई को जमा किए और आरबीआई ने आपका संपार्श्विक आपको वापस कर दिया, वापस कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मैंने लिए 100 रुपए थे और मैंने चुकाए कितने? 110। तो यहां पर जो रेपो रेट हो गई हमारी, वो कितनी हो गई? 10%, क्योंकि मैंने इसके अंतर्गत 10 रुपया चुकाए। आ गई बात समझ में? वापस से देखिए फिर से, जिसको भी दिक्कत है, कि मान लेते हैं, इसको ऐसे देख लो, ये जो मैंने समझाया कि आरबीआई कह रहा है कि हम आपको शॉर्ट टर्म का लोन दे देंगे, तो ये लीजिए शॉर्ट टर्म लोन, और आरबीआई ने उसके बदले एक इंटरेस्ट रेट लिया, ये था रेपो। लेकिन यहां पर आपको डिपॉजिट करना है एक कोलेट्रल, ठीक है। जैसे ही आप इसका पैसा चुकाओगे, या आपका कोलेट्रल वापस कर देगा। तो देखो जी, पहला स्टेप क्या है? पहला येलो वाला की स्टेप देखो, पहला स्टेप है हमने लिया लोन बैंक ने, दूसरा स्टेप है बैंक ने डिपॉजिट किया कोलेट्रल, तीसरा स्टेप क्या है? टाइम पूरा हुआ, बैंक ने वापस किए इसके 110, और चौथा स्टेप यह है कि आरबीआई ने इसको अपना संपार्श्विक वापस कर दिया। तो लोन लिया 100 रुपया और वापस किया 110, तो जितना भी अंतर है दोनों के बीच, यानी कि लोन कितना लिया बैंक ने? 100 लोन लिया था और वापस कितना किया? 110, तो दोनों के बीच का अंतर हुआ 10%। तो भैया वही 10% आपकी ब्याज हो गई, इसे ही कहते हैं रेपो। ठीक है जी, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? आई उम्मीद करते हैं क्लियर है। तो ये जो 6.5, मान लो अगर मैं ऐसे कह दूं कि 6.5% रेपो चल रहा है, तो अगर आपने 100 रुपया लिया है तो यू हैव टू रिटर्न 106.5, अगर एक साल की बात होगी, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर 100 रुपया चल रहा है तो 106.5% आपको वापस कर, 106.5 रुपए वापस करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यहां पर ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रेपो है उसका प्रयोग कैसे होता है। रेपो रेट एक इफेक्टिव और मोस्ट यूज्ड टूल है। क्या है भाई? इफेक्टिव और मोस्ट यूज्ड, मतलब प्रभावी और सबसे उपयोगी टूल है। ठीक है। अच्छा जी, अब रेपो दर के अंतर्गत अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या देखोगे आप? बताओ जरा, क्या देखेंगे प्रभाव? उसका परिणाम देखने को मिलेगा कि ब्याज की दरों में ब्याज दर क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, और ऋण सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से बाजार तरलता बढ़ जाएगी। तो यह परिणाम होगा। तो सामान्यतः रेपो दर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखना, रेपो रेट का प्रयोग इंजेक्ट लिक्विडिटी, ठीक है, यानी कि बाजार में तरलता डालने हेतु किया जाता है। ठीक है, बाजार में तरलता डालने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूं इतना सब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, होपफुली। ठीक है, चलिए, तो बाजार तरलता डालने के लिए किया जाता है, ये हमारा रेपो रेट है, इस तरीके से ये काम करता है। अब छोटे छोटे टूल्स हैं, उनको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। कुछ एक टूल्स आज के समय पर, जैसे एक टूल है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, हिंदी में कहा जाता है प्रतिवर्ती रेपो दर। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका प्रयोग बता दूं। जैसे मान लो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये है आरबीआई, वी कैन से इट इज अ मिरर ऑफ रेपो। तो मिरर ऑफ रेपो का मतलब रेपो का उल्टा। हम जब भी देखते हैं तो हमें उल्टी चीज दिखाई देती है मिरर में। आओ, तो आरबीआई, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कभी भी, जैसे ये बैंक है, ठीक है, बैंक यहां पर कुछ उल्टा काम कर रही है। बैंक अपना सरप्लस डिपॉजिट कर सकती है, यानी कि बैंकों के पास जो अधिशेष पैसा होता है उन्हें जमा कर सकते हैं। तो बैंकें अपनी अधिशेष जमाएं, ठीक है, आरबीआई को देती हैं, और आरबीआई उसके बदले इन्हें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आरबीआई को यहां पर भी अब आरबीआई को डिपॉजिट करना है कोलेट्रल्स, यानी कि अब आरबीआई संपार्श्विक जमा करे तब जाकर कहानी बने। इसका मतलब अगर बैंकें 1000 रुपए का जमा करेंगी तो आरबीआई को 1000 रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है, तब पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से भी यहां पर यह चीज भी होती है कि रेपो में तो आरबीआई पैसा उधार दे रहा था, यहां पर उधार ले नहीं रहा। कभी कभी बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा है और बैंकें अगर वो पैसा बाजार में बांट देंगी तो उससे क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ सकती है, महंगाई आ सकती है। तो फिर उस सिचुएशन में आरबीआई कहता है कि आप पब्लिक को पैसा मत दो,
हम आपको एक अच्छी आकर्षक इंटरेस्ट रेट देते हैं, आप हमें पैसा दे दो, बिकॉज आरबीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन द कंट्री. सो आरबीआई टेक्स मेजर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो आरबीआई कोशिश करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने. तो बैंक सरप्लस डिपॉजिट करती है जब कभी भी आरबीआई के पास, बैंकों के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होगा और वो पैसा अगर वो पब्लिक को नहीं देते तो दे कैन डिपॉजिट हियर, और आरबीआई उसके बदले उन्हें संपार्श्विक दे सकता है जिसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा उन्हें, ये ध्यान रखना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई केवल उतना ही पैसा बैंकों से ले पाएगा जितना उसके पास संपार्श्विक हो. अब मान लो बैंकों के पास 1 करोड़ रुपया है और आरबीआई के पास संपार्श्विक है 50 लाख रुपए की ही, कोलेटरल है सब 50 लाख रुपए का ही, तो आरबीआई कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट अप टू कितना है मैक्सिमम, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस, है ना. 50 लाख से ऊपर नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर. पॉइंट नंबर 1. द सेकेंड पॉइंट इज दिस. जब ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक, यहां पर ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. यूज क्या है इसका? समटाइम्स जब व्हेन मार्केट लिक्विडिटी इज हाई, ठीक है, यानी कि जब बाजार में उच्च तरलता होती है तो परिणाम क्या होता है फिर वहां पर? तो आपको इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति देखने को मिलती है. तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, पहली चीज तो ये. दूसरी बात यहां पर ये हो गई, जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई है, बाजार में तरलता ऊपर चली जाती है, तो मुद्रास्फीति होती है. और मुद्रास्फीति जब होती तो क्या होता? तो भैया ये होता कि फिर उसे कंट्रोल करना पड़ता आरबीआई को. तो इसे, इसका एक मेजर हो सकता है, एक उपाय के तौर पर बाजार तरलता कम करनी पड़ेगी. और ध्यान से सुनो, बाजार तरलता कैसे कम हो सकती? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि ब्याज दर अधिक हो गई, और ब्याज दर अधिक हो गई तो बैंकें अधिक धन आरबीआई के पास रखेंगे, है ना. बैंकें अधिक धन आरबीआई के पास रखेंगे जिससे तरलता कम हो जाएगी. इज दिस क्लियर? बैंकें अधिक धन आरबीआई के पास रखेंगे जिससे तरलता कम हो जाएगी. यहां पर आप देख सकते हो. तो सो दैट वी कैन से दिस कि रिवर्स रेपो रेट कुछ ये है. तो हम इसको अगर परिभाषित भी करें तो क्या कह सकते हैं इसमें? इट इज an interest rate which is offered when banks park its surplus fund with आरबीआई. ठीक है, ठीक है, अगेंस्ट कोलैटरल. ठीक है,
तो सिंपल सी बात है कि जब बैंकें कोलेट्रल के बदले अपना पैसा, सरप्लस पैसा, ठीक है, आरबीआई के पास रखती है तो उन्हें एक ब्याज दी जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बैंकें आरबीआई के पास अपनी अधिशेष जमाएं देती हैं, जमाएं या अधिशेष धन या अधिशेष तरलता आरबीआई के पास जमा करती हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रतिवर्ती रेपो दर कहते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेपो रिवर्स का जस्ट उल्टा है। दो टूल और देखेंगे फटाफट बहुत जल्दी से, है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, इस टूल की एक समस्या है, आरबीआई इसमें उतना ही पैसा ले सकता है जितना उसके पास संपार्श्विक है। तो हुआ ये कि जब 2020 से 2022 के दरमियान ना, एक अवधि देख लो आप, एक पीरियड, और वो पीरियड कौन सा है? 2020 से 2022 के दरमियान। तो आपने देखा कि आरबीआई ने क्या किया था, यानी कि जो हमारी केंद्रीय बैंक है, उस केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की थी। मतलब सेंट्रल बैंक कट्स द इंटरेस्ट रेट, तो सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया? सेंट्रल बैंक कट इंटरेस्ट रेट। इसका परिणाम यह हुआ कि हाई लिक्विडिटी, हमने उच्च तरलता देखी बाजार में, है ना, खूब तरलता, बहुत तरलता देखी, उच्च तरलता, महंगाई ऊपर चली गई। और हाई तरलता से हमने ये सीखा, जो हमें लगता कि फिर एक मुद्रास्फीति आई, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को कुछ कदम उठाने पड़े। एक आरबीआई ने मेजर या हम कहें उपाय अपनाया। उसने पोस्ट पैंडेमिक समझते हो? पैंडेमिक यानी कि महामारी के बाद ब्याज दरें क्या कर दी? बढ़ा दी। ठीक है, ये उसने उठाया था एक तरीका, और इससे सवाल भी पूछा गया है। तो महामारी के बाद उसने ये सब चीजों को ऊपर कर दिया। जब महामारी के बाद ब्याज की दरों को बढ़ा दिया, तो उसने ये सोचा कि एक काम करते हैं, रिवर्स रेपो रेट यानी कि इसको भी बढ़ा देते हैं, और जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो बैंकें ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पैसा हमको देके जाएंगी। लेकिन बाजार में इतनी तरलता थी, 8 लाख 8.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा डाला था इन पीरियड में, तो वो उतना तो उनके पास सिक्योरिटी ही नहीं थी। तो अब वो पैसा कैसे वापस ले? तो इस पीरियड में कि जल्दी से जल्दी बैंकों से खूब सारा पैसा ले सके बिना किसी सिक्योरिटी के, तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा। एक टेम्पररी टूल लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम क्या है? SBF, हेडिंग डाल सकते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्थाई जमा
सुविधा दर, ये ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट ये 2022 लॉन्च्ड इन 2022, 2022 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई, लॉन्च इन 2022। अब 2022 में इसकी शुरुआत करी, क्या हुआ इसमें? बैंक्स या आरबीआई कैन एक्सेप्ट, ठीक है, सरप्लस फंड ऑफ बैंक्स विदाउट कोलेट्रल्स। दोनों के बीच का अंतर ध्यान रखें, दोनों के बीच का अंतर याद रखें। क्या अंतर है? कि आरबीआई बैंकों से पैसा ले सकता है, लेकिन अब यानी कि संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि आरबीआई अब कितना भी पैसा ले सकता है बिना किसी, और वो कौन सी सुविधा कहलाएगी? एसडीएफ। जैसे अगर उदाहरण बनाए मैं, इधर देखो, ये है, मतलब ये है बैंक और ये है आरबीआई। बैंकें अपना जो एक्सेस फंड है, अतिरिक्त पैसा है, डिपॉजिट कर सकती, और आरबीआई इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। लेकिन यहां पर आरबीआई को कोलेट्रल देने को पड़ता। इसे बोलते रिवर्स रेपो। एक नंबर अंतर देख लो, इधर 2 नंबर। ये रहा आपका बैंक है, ध्यान रखना, ये बैंक, ये आरबीआई। अब बैंक आरबीआई को अपना एक्सेस फंड देती, ध्यान रखना, आरबीआई इनको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज का वादा करता, लेकिन नो कोलेट्रल डिपॉजिट, कोई भी संपार्श्विक जमा करने की जरूरत नहीं। यानी कि संपार्श्विक अनिवार्य है, बट यहां नहीं, इसको बोलते हैं एसडीएफ, ठीक है। तो आजकल आरबीआई ना जो पैसा ले रहा है वो इसके अंतर्गत ले रहा है। अभी अगर मैं देखूं, एसडीएफ चल रहा है आपका 6.25% पर, 6.25% पर चल रहा है। ध्यान रखेंगे कितने पर चल रहा है? 6.25% पर, ठीक है। चलिए, और ये तो अब आजकल तो संपार्श्विक ना देना पड़े, तो आई थिंक इट्स इक्विवेलेंट टू 3.25%। ये तो 3.25% पे चल रहा है, ठीक है। तो सो दैट ये इस तरीके से फंक्शन करता है। 2 टूल्स और देखेंगे और आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। आपने सुना होगा बैंक रेट के बारे में, बैंक दर के बारे में सुना है? क्या होती है बैंक दर? अब ध्यान से देख लो, इट इज एन इंटरेस्ट रेट at which RBI provides loans to banks, ठीक है। यानी कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है, आरबीआई देता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल बना रहा हूं, इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें कोई बहुत डिस्कशन नहीं करना है। ये रहा आपका आरबीआई,
ये रहा आपका बैंक, ये यहां पर आपको लोन दे रहे हैं, बट ये जो लोन है या जो ऋण है अवधि रेपो से अधिक, रेपो से अधिक समय के लिए, इसीलिए कई बार इसे हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं। यानी कि अगर किसी बैंक को ज्यादा समय के लिए लोन लेना है देन दे कैन गो फॉर इट, ये फिर वहां पर इनसे लोन ले सकते हैं। इसकी एक खासियत और है जो कि रेपो से इसे अलग बनाती है, यहां पर आप इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज की दर है वो तो चार्ज करिए, अच्छी बात, लेकिन इस इंटरेस्ट रेट के साथ one more thing have to keep in the mind, no collaterals यानी कि संपार्श्विक नहीं चाहिए, ठीक है, नो संपार्श्विक, कोई संपार्श्विक नहीं चाहिए, नो कोलेट्रल्स, कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए, इसे ही हम कहते हैं बैंक दर, और समटाइम्स तो इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंट रेट। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म का लोन लेना है तो बैंक रेट रेपो रेट में जाएंगे, और लॉन्ग थोड़ा उससे ज्यादा समय के लिए चाहिए तो बैंक रेट में जाएंगे। और ऐसा मानते हैं कहीं कहीं ऐसा, हालांकि इसकी कोई स्पेसिफाइड ड्यूरेशन नहीं, कितना समय के लिए हो सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और ये सब तय होगा वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इसकी ब्याज की दर मान लो आज से, और ये हमेशा याद रखना कि जो बैंक रेट होगी, है ना, जो बैंक रेट होगी वो हमेशा ज्यादा होगी रेपो रेट से, हमेशा बैंक रेट्स आर हायर देन द रेपो रेट, ये क्लियर है, इसमें कोई संपार्श्विक नहीं है, दोनों के बीच का ये अंतर है। डिस्काउंट, और जनरली इट इज द मोस्ट, या वी कैन से इट इज द लीस्ट यूज्ड रेट, ये सबसे कम प्रयोग किए जाने वाली ब्याज की दर है, इससे ज्यादा, इससे कम कुछ नहीं यूज होता, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली हमारी रेपो रेट है, वही हमारी पॉलिसी रेट है। आइए, इसके अतिरिक्त एक आती है जिसको हम कहते हैं MSF रेट, जिसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या बोलेंगे इसको? सीमांत स्थायी सुविधा दर। अच्छा ध्यान रखो, देखो भाई, बैंकों के मामले में एक बात तो क्लियर है कि बैंक भाई एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पैसों की कभी भी यूज हो सकती, जरूरत पड़ सकता है। तो इसमें भी अगर मैं देखूं, इट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स, अब देखो साफ साफ लिख रहा हूं, शॉर्ट नहीं बल्कि ओवरनाइट लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स। तो क्या लिखेंगे? वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है जी, एक दिन के लिए उधार देता है, ठीक है, उधार देता है एक दिन के लिए, वो ओनली फॉर 1 डे, ओके। फिर क्या है? फिर देखो जी, पहली चीज तो एक दिन के लिए उधार देता है, एक दिन के लिए उधार ले लिया, हो गया काम। तो एक दिन के लिए तो वहां भी देते थे रेपो में, यहां अलग, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार की इमरजेंसी विंडो है, मतलब
ये एक प्रकार की आपातकालीन सुविधा है, यानी कि जब हमारी बैंकों के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो फिर ये इस विकल्प को अपनाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी विंडो है। अगर ये एक इमरजेंसी विंडो है, इट मींस व्हाट? इट मींस कि अगर उन्हें कहीं नहीं पैसा मिल रहा तो यहां मिलेगा, सो दैट वी कैन से ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलेंगे फिर हम इसको। ठीक है, यानी कि ऋण का अंतिम उपाय और इसको इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 में लागू किया गया। ध्यान से सुनो, एमएसएफ दर वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर बैंकें आरबीआई से अंतिम रूप से उधार ले सकती हैं। इसमें एक दिन यानी किसी आपातकालीन स्थिति में जब बैंकें फंस जाएंगी तो उन्हें 24 घंटों के लिए ऋण आरबीआई दे सकता है। तो वी कैन से दिस कि इट इज एन इमरजेंसी विंडो फॉर द बैंक्स एंड वेयर द बैंक्स कैन बोरो मनी, जहां पर बैंकें उधार ले सकती। और ध्यान रखेंगे, एमएसएफ रेट जो होगी ऑलवेज दैट विल बी हायर देन द रेपो रेट, तो ये इससे ज्यादा ही होगी हमेशा, ये भी याद रखना है। इसका भी अगर आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए, ये है हमारा सेंट्रल बैंक और ये है हमारी बैंक। कह रही है कि हम आपको ओवरनाइट लोन्स दे सकते हैं। इट मींस 24 आवर्स। अच्छा, जब वीकेंड वगैरह होगा तो वहां पर 24 आवर्स मींस ओनली वर्किंग डे इंक्लूडेड। जैसे सैटरडे दिया, सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे दिया और सैटरडे संडे ऑफ है तो तुम मंडे वापस करना। अच्छा, इसमें एक चीज और यूनिक है जो दूसरों में नहीं थी कि यहां पर इंटरेस्ट रेट जो लगेगा उससे ही हम लोग एमएसएफ रेट कहते हैं, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन is there any provisions for the collaterals? तो yes, they have to deposit collaterals, उनको collateral deposit करना है। तो collateral मतलब संपार्श्विक देना अनिवार्य है। लेकिन इसके संपार्श्विक की एक यूनिकनेस क्या है, दूसरों से अलग कैसा है? तो आपको ध्यान रखना है कि एसएलआर में रखी गई प्रतिभूतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एसएलआर में देखो, याद करो 18% कोई पैसा रखा हुआ था जो कैश में, गोल्ड में और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते थे। अगर आपने उन पैसों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है, खरीदी हुई है, तो आप उसका प्रयोग यहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां यूज कर सकते हो आप उसे। ठीक है, तो एसएलआर में रखी गई प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि दे कैन यूज सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम एसएलआर। तो ये एक अलग चीज है जो कि सबसे अलग है, और ये एक इमरजेंसी विंडो है। वी कैन से दिस, मैंने अभी बताया था आपको, यू कैन से दिस कि दिस इज एन इमरजेंसी विंडो वेयर द बैंक्स कैन बोरो मनी, जहां पर बैंकें पैसा उधार ले सकती हैं बिना किसी रोक टोक के, है ना, ये याद रखना। और ये बैंकों के लिए एक प्रकार का लास्ट रिजॉर्ट है। अच्छा, यूपीएससी ने इसी साल सवाल पूछा था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि बैंकों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है? आरबीआई। बैंक हैज ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, कि बैंकों के, सरकार के लिए आरबीआई लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। सरकार के पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, बट बैंकों के पास एक ही विकल्प है। इसलिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि आरबीआई ही है जो उनका अंतिम कर्ता धरता है। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड
अबाउट सेवरल टूल्स। हमने आज CRR समझा, SLR समझा, रैपो समझ लिया, रिवर्स रैपो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी समझा, बैंक रेट, और हमने समझ लिया कि आज ये MSF क्या होता है। तो इन सारी बातों के बीच में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ये क्लास चल रही है इसका अगला हिस्सा भी मैं लेकर आऊंगा, अगला पार्ट लेकर आऊंगा, और वहां पर हम इन चीजों को और ढंग से, यानी कि इनको इसके आगे की कड़ी हम वहां पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें अब हम कल वाले लेक्चर के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन समझेंगे कि कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये सब चीजें। नेक्स्ट लेक्चर जब आपको अपलोड करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, और दूसरा इसका एक वो पक्ष भी देखेंगे कि इसके क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, वो वाला पक्ष भी, ठीक है। और इसकी जल्दी इसका एक पूरा कंप्लीट बैच आपके ऐप पर भी आ जाएगा, वहां से आप इसको परचेज भी कर पाओगे, ठीक है। अभी हमने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाले, और आज के इस लेक्चर से मैं आपको कल दिखाऊंगा भी किस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जल्द ही मिलते हैं।